टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जर्नी इनसाइड द एटम का पार्ट 4। इससे पहले के सारे लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 4, जो कि स्टार्ट होने वाला है मास नंबर से। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर का मतलब मास ऑफ एन एटम, एंड मास ऑफ एन एटम इज डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ लिया पहले। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी जो मास है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना, इज नोन एज मास नंबर। तो देखिए, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद बात करें कि इसके डिनोटेशन के लिए, तो एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता था Z से, तो एटॉमिक मास को डिनोट किया जाता है किससे? A से। ठीक है, यहाँ सिंबल किस तरीके से, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं सोडियम लेती हूँ, तो अगर ये सोडियम का सिंबल लिखा है तो यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा डेट इज 11, और यहाँ क्या होगा? एटॉमिक मास होगा डेट इज 23। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है आपके एक एलिमेंट का, है ना। तो यहाँ मास नंबर होता है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, देन बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल अ सिंबल ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन का सिंबल लिया हुआ है, तो कार्बन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12, है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? कार्बन के एटम को। तो यू नो दैट द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। हम जानते हैं प्रोटॉन, अभी हमने देखा फिर से कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक्चुअल में अरेंज होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अच्छा देखिए, ये कुछ एलिमेंट्स की लिस्ट है और उसके सिंबल की, जैसे एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, है ना। एंड ये उनके कुछ केमिकल के नेम एंड सिंबल गिवन है ना। मैं पूरे ही पढ़ देती हूँ। कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर जिसे कुप्रम भी बोलते हैं, है ना। इसका ये कॉमन नेम था पहले, कुप्रम से लिया गया था इसको एक्चुअली। तो कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, ऑरम, दैट इज Au, फिर हाइड्रोजन, है ना। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स के नेम विद सिंबल दिए हुए हैं। ठीक है, देन इसके बाद देखिए, ये टेबल नंबर 4.1, ये पुरानी एनसीईआरटी से लिया हुआ टेबल है। ठीक है, इसमें आपको 18 एलिमेंट्स से मिल जाएंगे, 1 to 18 एलिमेंट पूरे मिल जाएंगे। ये उसके सारे सिंबल्स हैं। देन एटॉमिक नंबर इज गिवन हियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल में कितने हैं, एम शेल में कितने हैं और एन शेल में कितने हैं, वो भी अरेंजमेंट्स गिवन है यहाँ पर। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको वैलेंसी भी गिवन है। ठीक है, अब रही बात मास नंबर की, तो यहाँ पर प्रोटॉन गिवन है और यहाँ पर न्यूट्रॉन गिवन है, दोनों को प्लस कर लीजिएगा तो मास नंबर भी निकल के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देन अब देखते हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो अब ये इसके लिए हमें बॉर एंड बरी रूल पढ़ना पड़ेगा। तो बॉर एंड बरी ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने हमें रूल बताए थे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो बॉर एंड बरी सजेस्ट द फॉलोइंग रूल्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द 2n²। फॉर्मूला क्या दिया है? 2n², वेयर n इज व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी अगर k शेल होगा तो हम क्या रखेंगे? n की वैल्यू 1 रखेंगे, है ना। l शेल होगा तो n की वैल्यू 2 रखेंगे। इसी तरीके से वैल्यूज रखी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। एल शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर ऐसे एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में कितने, ये ध्यान रखना है बस कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accumulated in the outermost shell is 8। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 80 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लेकिन फर्स्ट शेल की, तो फर्स्ट शेल ड्यूप्लेट बनाता है, तो इसलिए फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम। उसके अलावा जितने भी शेल हैं, अगर उसमें से कोई आउटर मोस्ट शेल बनता है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं वो स्टेप वाइज फिल होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोजेस्ट, पहले फर्स्ट शेल फिल होगी, फिर सेकंड शेल फिल होगी, फिर थर्ड शेल फिल होगी। इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूविंग होती है किसकी? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। दैट इज इन ऑर्डर टू KLM, L shell will be filled only। L shell जब भी फिल होगा जब K shell ऑलरेडी फिल हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद अब देखिए, यहाँ आपको कुछ एलिमेंट्स, यहाँ पर अप टू 18 एलिमेंट्स के
आई थिंक 18 है, आर्गन तक है, ठीक है। तो आर्गन तक के एलिमेंट के ये एक्चुअल में 18 नहीं है, ये स्टार्टिंग की 2 लाइन पीरियोडिक टेबल की दे रखी है, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स के एटम्स बनाया रखे हैं, एंड एटम्स में देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस दिखा रखा है और ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये अब ये क्या है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये एक्चुअल में आइसोटॉप्स होते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन गिवन है, एंड आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, ठीक है। देन इसके बाद पढ़ते हैं पॉज एंड पॉन्डर को। तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द फॉलोइंग। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं अब आपको कि कितने हैं इसमें, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको अच्छे से। देखिए इसमें क्या बोला गया कि आइडेंटिफाई करना है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, बाकी के दोनों आप खुद करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो इसने कार्बन 6 लिया है जैसे कि, तो कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल में 1 2 3 एंड 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी तरीके से आपको फ्लोरीन का बताना है, फ्लोरीन का ड्रॉ करेंगे। फ्लोरीन की अरेंजमेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं, फ्लोरीन की चलिए और मैं कर देती हूँ, उसके अलावा फिर आप करेंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन की अगर ड्रॉ करें तो 2 है फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में कितने हुए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। 9 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 7 इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन अगर हम बात करें इसकी वैलेंसी की, तो वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन कि रिक्वायरमेंट कितनी है ना। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इसको 4 की रिक्वायरमेंट है तो 4 वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें इसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट तो -1 वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको, ठीक है। अगला आप खुद करेंगे इसके बाद। राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कार्बन एटॉमिक नंबर 12 16 एंड 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है आपको। तो चलिए इसका भी एक पार्ट मैं कर देती हूँ। 2 8 कितना हो गया 2 8 10 10 और कितना बचा, अब 2 ही तो बचा, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करके देखनी है। आप 16 और 18 की खुद से करिएगा। देन इसके बाद सॉल्व दिस रिडल। आई एम एन एटम विद द मास नंबर ऑफ 23। एक एटम जिसका मास नंबर कितना दिया है, मास कितना दिया है 23 दिया है, एंड 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन है भाई, 11 प्रोटॉन है। आई एम सॉफ्ट मेटल एंड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। मैं बहुत सॉफ्ट हूँ और मैं किससे, वाटर से रिएक्ट कर जाता हूँ, है ना। तो हु एम आई, मैं हूँ कौन, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स, और मेरे पास कितने न्यूट्रॉन है, इस रिडल को आप बताइए। चलिए तो क्या बोल दिया, मास इसने कितना बोल दिया, मास इसने कितना बोल दिया 23, है ना। तो मास इसने 23 बोल दिया, ठीक है। तो मास कितना होता है, मास का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही तो होता है। अब मास इज गिवन कितना 23, प्रोटॉन इज गिवन 11, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, माइनस कर दो, माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। कितने न्यूट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, है ना। तो टोटल न्यूट्रॉन कितने आ गए 12 न्यूट्रॉन आ गए, है ना। 12 न्यूट्रॉन्स आ गए। तो इसने यही तो पूछा था न्यूट्रॉन्स कितने हैं, चलिए 12 न्यूट्रॉन्स है ना। और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, प्रोटॉन कितना है 11 है, तो एटॉमिक नंबर कितना कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एंड 11 नंबर पे कौन मिलता है भाई, 11 नंबर पे हमारा सोडियम है। तो इट मीन्स ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम क्या है, सोडियम नाम है इस एलिमेंट का, ठीक है। तो आई होप आपको वो न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और वैलेंसी। अब हम बात करते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या है, इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, है ना, with which one atom of an element can combine to form a compound is called combining capacity। देखो फॉर एन एग्जांपल, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जो एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देगा, वहीं क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट जो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वो इसको गेन कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ है। चलो ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, 2 हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और हमें पता है कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, और तो दूसरा हाइड्रोजन ने भी एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया। इट मीन्स अब हमारे ऑक्सीजन के ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो गए, है ना। तो यही कारण है कि
ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। यहाँ कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है ऑक्सीजन की 2। अमोनिया में बात करें या MgCl2 में बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड में बात करें, तो इसमें क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी ये मुझे बताइए। चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड की देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इट मीन्स वो 2 क्लोरीन से जुड़ेगा, क्योंकि तभी तो 2 क्लोरीन से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें Mg वो क्या देता है, वो +2 देता है। Cl क्या देता है, -1 देता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया फॉर्मूला, MgCl2। तो इसकी मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी यहाँ क्या है, 2 है। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है यहाँ पर, 2 है, ठीक है। देन इसके बाद द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंस शेल, है ना। वो आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर की शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, और इलेक्ट्रॉन जो उससे प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। क्या बोला, आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, और उस शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। The number of electron gain, loss or share to complete the octet is known valency, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं या लूज हुए हैं या फिर शेयर्ड होंगे, ये इससे क्या पता चलती है, वैलेंसी पता चलती है। अच्छा, गेन एंड लॉस होता है हमेशा, तो जो हमारा कंपाउंड होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं ये। लेकिन अगर शेयरिंग हो रही है तो हमारा कंपाउंड कैसा कंपाउंड होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। चलिए ये तो हम पढ़ेंगे बाद में कि एक्चुअल में ये आयनिक और कोवैलेंट क्या होता है, ठीक है। तो इफ द एलिमेंट हैज फ्यूअर देन द 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 से कम है वैलेंस शेल में, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। जब भी कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन या तो 1 है या 2 है या 3 है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी दान दे देगा, वो दानी बन जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा, यानी दान कर देगा। और जो दानी होता है वो पॉजिटिव होता है, हमेशा ध्यान रखना। जो डोनेट करेगा, जो दान करेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जितना डोनेट करेगा, जितना दान करेगा, उतना उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, उतना क्या आ जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात करें, अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, वो छीन के लाएगा किसी और से, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, किसी और से छीन के लाएगा इलेक्ट्रॉन। और जब आप किसी से छीन के लाओगे, इट मीन्स आप किसी से चोरी करके ला रहे हो, और चोरी कर रहे हो तो इट मीन्स आप नेगेटिव हो, है ना। तो इट मीन्स वो जो एलिमेंट जो किसी से इलेक्ट्रॉन छीन के लाते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन वो छीन के लाएंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, है ना। जैसे कि हमने ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन छीन के लाता है। तो जब वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन छीन के लाता है ना, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। नाइट्रोजन की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में 3 की रिक्वायरमेंट है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन छीनेगा किसी से तो -3 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, है ना। तो जितने छीन के लाएगा, यानी जितने वो खींच के लेके आएगा इलेक्ट्रॉन, उतना नेगेटिव हो जाएगा, और जितना वो दान करेगा उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो दान होता है या छीनना होता है, मतलब लूज और गेन जो होता है, ये होता क्यों है, अपने आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन को, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, है ना। ये जो भी एलिमेंट है, ये जो लड़ाई झगड़ा करेंगे, लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और ये स्टेबल कब होंगे, जब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। तो all the atom of an element have the same number of electrons and protons and which is equal to the atomic number. Can you say the same regarding to the number of neutron too? क्या आप न्यूट्रॉन के बारे में भी ऐसा कह सकते हो, तो बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ ऐसे एटम आए, है ना। अब कुछ ऐसे एटम्स आए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल अलग आ रहे थे, है ना। तो व्हाट इफेक्ट डज दिस डिफरेंस, तो ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था, और क्या प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा एटम ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो अ डीपर लुक इनटू द एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पहले हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स देखिए, आइसोटॉप्स का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसका नंबर सेम हो पर मास अलग हो, एक ऐसा एलिमेंट जिसका नंबर सेम हो लेकिन मास अलग हो। इसमें क्या लिखा है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर V1 है और एटॉमिक मास भी 1 है ना।
एटॉमिक नंबर भी 1 है एंड एटॉमिक मास भी 1 है। वहीं बात करें दूसरे हाइड्रोजन की, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन एटॉमिक मास 2 है, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास नंबर 1 है और एटॉमिक मास जो है वो 3 है। यानी एटॉमिक नंबर तो तीनों के सेम है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में भी क्या बोला, सेम एटॉमिक नंबर, इट मीन्स एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, लेकिन मास आर डिफरेंट। मास डिफरेंट कैसे हो गए, मास इसलिए डिफरेंट हो गए क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई, है ना। ठीक है, ये समझ गए। तो देखिए यहाँ पर आइसोटॉप्स के लिए बात करें तो प्रोटियम 99.98% की फॉर्म में मिलता है, इसके बाद ड्यूटेरियम जो कि 0.015% है नेचर में, और ट्राइटियम, ठीक है, वो बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में है, बिल्कुल ऐसी मात्रा में है कि उसको नेग्लेजिबल भी कंसीडर कर लिया जाए। ठीक है, तो ये तो होते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, तो जितने भी हैं ऑल ऑफ दिस, ये जितने भी थे इसमें सब में एक प्रोटॉन तो था ही, लेकिन ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन आ गया था और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन आ गए थे। यही रीजन था कि इसका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो गया था, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो सब में सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की क्वांटिटी सब में बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से मास जो है वो भी चेंज होता चला गया। Then the chemical property of an isotopes are similar. Do you ready to go beyond and why? चलिए अब और देखते हैं, डीप जाने की कोशिश करते हैं। तो it is so because they have the same number of electron, है ना, and the same electronic configuration. As you have learned, chemical properties depend mainly on the number of valence electron. Chemical property किस पे depend करती है, valence electron पे depend करती है ना। All the isotopes have the same chemical properties. जितने भी आइसोटॉप्स हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ऑल्दो दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये सब में डिफरेंट होंगे। ठीक है, देन बात करते हैं ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। ठीक है, सम आइसोटॉप्स हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी यूजफुल इन वेरियस फील्ड। जैसे बात करें यूरेनियम 92 एंड 235, यूरेनियम 235, देखिए मास कितना ज़्यादा है इसका, इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और जब भी न्यूट्रॉन की क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और एटम अनस्टेबल जैसे ही होगा वैसे ही एटम क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ यही लिखा है कि यूरेनियम को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, क्योंकि एक छोटा सा यूरेनियम भी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि एक रेडियो एक्टिव स्पीशीज, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इस काम को बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि हल्की सी भी रेडिएशन कहीं से भी लीक हुई तो काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो घनी बस्ती या घनी आबादी वाली जगह पर नहीं बनाया जाता। एक ऐसी जगह पे ही प्लेस करते हैं जहाँ पर काफ़ी दूर तक कोई भी आबादी ना हो, या फिर काफ़ी दूर तक कोई पॉपुलेशन ना रहती हो। ठीक है, ऐसे ही कोबाल्ट 60 इसका यूज किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट में, देखिए लिखा भी है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है कोबाल्ट का, जिसका यूज क्या किया जाता है, कैंसर की ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसी तरीके से एक और आइसोटॉप है किसका, आयोडीन का, है ना, इसका यूज किया जाता है गॉइटर की ट्रीटमेंट में, या फिर थायराइड कैंसर में, है ना, थायराइड कैंसर में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक है कार्बन 14, ये आइसोटॉप्स है ना, इसका यूज आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं फॉसिल्स को पहचानने के लिए कि आपका जो फॉसिल मिला है वो कितने साल पुराना है। यूजुअली जो कार्बन डेटिंग की जाती है उसमें ये कार्बन 14 के कंटेंट ही देखा जाता है, जितने अमाउंट ऑफ कार्बन 14 जो है वो एक फॉसिल से निकल चुका होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है कि आपकी वो जो बॉडी मिली है वो कितने साल पुरानी है, या जो हड्डी मिली है वो कितने साल पुरानी है। ठीक है, अब आते हैं एवरेज एटॉमिक मास में। तो क्लोरीन इन नेचर इन द 2 आइसोटॉप्स फॉर्म, 2 आइसोटॉप्स फॉर्म में मिलता है क्लोरीन, एक क्या है 35, एक है 37। ठीक है, 35 एंड 37 इन द रेशियो 3:1, रेशियो भी दे रखा है 3:1। ठीक है, तो रेशियो की बात करें तो दिस राइजेस एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना, शुड वी कंसीडर द क्लोरीन। अब देखो प्रॉब्लम क्या आई, क्या हम 35 कंसीडर करें मास को या 37 कंसीडर करें, है ना, क्योंकि दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, if the atomic mass of the natural element is taken as the average mass of all its naturally occurring isotopes, it would be simple arithmetic mean। तो क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। हम अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, एवरेज मास को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 प्लस कितना मास है अगले वाले का, 37, है ना, 35 प्लस 37 अपॉन 2, 35 प्लस 37 अपॉन 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली क्या आएगा आंसर, 36 यूँ आ जाएगा, 36 यूनिट आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट, जो आपका क्या कहते हैं, ठीक है, 36 यूनिट आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। फॉर क्लोरीन विद द आइसोटॉप्स क्लोरीन 35 एंड द क्लोरीन 37। ठीक है, द मोर कॉमन आइसोटॉप्स इज द क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन Cl 35
which constitute about the 75% while the other isotopes is the 25%। देखिए यहाँ पर बता रखा है वो क्लोरीन 35 जो है वो लगभग 75% में मिलता है, वहीं क्लोरीन 25 जो है वो कितने परसेंट में मिल रहा है, वो 25% पे मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला हमारे पास है, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या होता है, टोटल मास कितना है और उसका कितना परसेंट अबेंडेंस है, प्लस टोटल मास दूसरे वाले एलिमेंट का कितना है एंड उसका अबेंडेंस कितने परसेंटेज है हमारे नेचर में। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, 35 पहले लिया यूरेनियम 35 एंड उसका परसेंटेज कितना है, 75% है नेचर में, तो 75/100 हो गया, प्लस परसेंटेज हटाते तो 100 आ जाता है ना। एंड फिर 37 वाले का कितना परसेंट है, 25%, तो 25/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 35.5। यही कारण है कि क्लोरीन के मास को हम कितना कंसीडर करते हैं, 35.5 कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं पॉजिटिव बॉन्ड की। तो 2 डिफरेंट एटम्स हैविंग 11 प्रोटॉन इन ईच, 2 डिफरेंट एलिमेंट दे रखे हैं लेकिन दोनों में क्या है, 11 प्रोटॉन्स हैं, है ना। बट वन हैज द 12 न्यूट्रॉन, पर एक में 12 न्यूट्रॉन है, वहीं दूसरे वाले में 13 न्यूट्रॉन है। तो हाउ डू देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कंपेयर, तो कैसे कंपेयर किया जाएगा इसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, आर दे आर सेम और डिफरेंट, क्या ये एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है। आइसोटॉप्स इसके इसी तरीके से कुछ आइसोटॉप्स और दिए हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ says 50.3%, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन दिए, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले करते हैं हम अपना फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल। फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या दिया था कि 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अब 11 प्रोटॉन देखिए किस में होता है, 11 प्रोटॉन किस में होता है, 11 प्रोटॉन हमारा सोडियम के पास है। 11 प्रोटॉन सोडियम के पास है, लेकिन इसने क्या बोला कि एक में 12 है और एक में 13 न्यूट्रॉन है। तो क्या ये एटम सेम है या डिफरेंट है, तो बेटा देखिए एटम तो सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है ना। एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं पर एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है इट मीन्स एलिमेंट जो है वो भी हमारा सेम ही होगा, है ना। तो बात करें एटम की, तो ये एटम, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट सेम है, जिसका नाम क्या होगा, सोडियम नाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा एक बार अच्छे से। तो बात करें इस, ठीक है, बात करें इसकी, तो यहाँ पर इसने बोला है ब्रोमीन के बारे में। इसने क्या बोला है, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। ब्रोमीन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 2 आइसोटॉप्स। पहला है ब्रोमीन 79 और दूसरा है ब्रोमीन 81, जिसमें से ये जो ब्रोमीन 81 है ना, इसकी परसेंटेज दी हुई है यहाँ पर कि 50.3% है। अब ये 50.3% है, तो ब्रोमीन 79 वाला कितना होगा, ये 49.7% हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100% होता है। 100 में से 50.3% तो ब्रोमीन 81 है, तो बचा हुआ पार्ट जो है वो 49.7%, वो क्या हो गया, ब्रोमीन 79 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये परसेंटेज पता लग गई दोनों ब्रोमीन की, है ना। तो और दोनों ब्रोमीन का मास हमने देख लिया। मास तो आपको याद करना पड़ेगा, वैसे न्यूमेरिकल में गिवन होता है, ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, तो न्यूमेरिकल में गिवन होता है। ठीक है, कि मास क्या है। ठीक, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज मास कैलकुलेट करना है। अगर हम एवरेज मास कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास लिखा हमने इनटू हमने क्या लिखी, इसकी अबेंडेंस लिख ली। अबेंडेंस कैसे लिख लेंगे इसकी, अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, 49.7 अपॉन 100, हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखिए 81 एंड इनटू एंड 50.3 अपॉन 100, यही तो होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 39.263 प्लस 40.743, है ना। इसको सॉल्व करिएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे जो भी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आपका एवरेज मास निकल के आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉज एंड पॉन्डर। ठीक है, ये क्या था, हमारा पॉज एंड पॉन्डर था। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे, है ना। रेडी टू गो बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सच एज द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STMs and transmission electron microscope TEMs can produce the images of material which with the atomic level detail. STMs mainly study surface, STM क्या करता है, surface के बारे में स्टडी करता है, वहीं TEM क्या करता है, reveal how atom are arranged inside the very thin sample. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों माइक्रोस्कोप है, इन दोनों माइक्रोस्कोप का एक्चुअल में यूज किया जाता है किस चीज के लिए, एटम के सरफेस को पता करने के लिए, एटम कैसा दिख रहा है वो पता करने के लिए, जिसमें STMs का यूज किया जा सकता है, करते हैं उसके सरफेस के लिए, वहीं TEM का यूज करते हैं ये रिवील करने के लिए कि एक्चुअल में एटम जो है वो किस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है,
जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते थे? हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। वहाँ बात करें आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स एक ऐसी स्पीशीज है जिसके एटॉमिक मास नंबर है बट एटॉमिक एटॉमिक मास जो है वो सेम है बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। तो थ्री एलिमेंट्स हैं, देखिए थ्री एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये कंडीशन है। जैसे पहला है कैल्शियम, देन पोटेशियम एंड देन आर्गन। ये तीनों ही क्या है? कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 19। वहीं बात करें कि किसकी? आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 18। लेकिन अगर हम बात करें इसके मास की, तो इसके मास जो है तीनों का ही मास कितना मिलता है? हमारा 40 मिलता है। एक्चुअल में देखिए अगर हम बात करें पोटेशियम की तो 39.0 समथिंग है इसका मास, है ना। लेकिन एज पर दी एनसीईआरटी, क्योंकि ये एनसीईआरटी की ही है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि तीनों के ही 40 मासेस हैं, तो इसलिए हम भी तीनों का 40 मास कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो वेल डिफाइंड पाथ लाइक द फिक्स्ड बॉर ऑर्बिट। ये देखिए ये सही बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक्चुअल में बॉर ने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट करते हैं, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे भी नहीं रिवॉल्व करते, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न होता है रिवोल्यूशन का, वो कुछ इस तरीके से होता है ना। वो एक ही टाइम पे पोजीशन मोमेंटम भी देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है, लेकिन बॉर ने ऐसा नहीं कुछ कहा था। तो इट मीन्स देखिए बॉर की भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसा मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कहा था, है ना, कि बॉर की भी कुछ लिमिटेशंस आएंगी, लेकिन हमें वो पढ़ना नहीं है अभी, वो हम हायर ग्रेड में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि हायर ग्रेड में आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने अपने चैप्टर को कैसे कवर किया। पहले हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कवर की, देन हम थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम आए, इन दोनों के बीच में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था। देन हम रदरफोर्ड मॉडल पे आए, रदरफोर्ड मॉडल के बीच में हमने क्या पढ़ा था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था। देन इसके बाद से हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन पढ़ ली थी, एंड प्रोटोन पढ़ने के बाद फिर बॉर मॉडल पढ़ा, देन न्यूट्रॉन पढ़ा, एंड मॉडर्न एटॉमिक मॉडल क्या होता है वो पढ़ा। एंड स्टिल अभी भी डिस्कवर्ड कर रहे हैं हम, मतलब अभी भी डिस्कवरी चल ही रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसके सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। इन केस आपको कोई टॉपिक या किसी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं इसके सारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, जो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे उस सबको मैं कवर करूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।